तो इतिहास में हमने भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन थे हमने उनको पढ़ा और इसी के इतिहास के अंदर, आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर आज का टॉपिक है और अब से पढ़ेंगे कुछ क्रांतिकारी आंदोलन। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जिस तरीके से नरम दल, गरम दल और गांधीवादी ये 3 चरण हुए थे, उसी प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन भी 2 चरणों में बट गया था। क्रांतिकारी आंदोलन भी स्वतंत्रता तक 2 चरणों में बटा हुआ दिखाई देता है। और बट गया था, वो कौन कौन से चरण थे? तो हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पहले पढ़ेंगे प्रथम चरण, फिर पढ़ेंगे द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण की शुरुआत कब से कब तक मानी गई है इतिहासकारों के द्वारा, और द्वितीय चरण की शुरुआत कब से कब तक मानी गई है? इसके पीछे कुछ कारण भी है, लेकिन 1905 से लेकर 1915 तक को प्रथम चरण कहा गया है और 1915 से लेकर 1947 तक के क्रांतिकारी आंदोलन को द्वितीय चरण कहा गया है। यानी अब 1915 तक, क्या 1905 में ही क्रांतिकारी जो हुए थे वो आए थे, या उससे पहले भी क्रांतिकारी आंदोलन होते थे? तो इससे पहले भी कहीं ना कहीं क्रांतिकारी भावनाएं, विचार उत्पन्न हुआ था। इन सभी की चर्चा हमने इतिहास के कुछ पन्नों में किया है। और इतिहास के अंदर जो क्रांतिकारी हैं, कुछ ऐसे क्रांतिकारियों के नाम हमें याद रखने होंगे जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी, अपने जीवन की परवाह ना करते हुए फांसी पर चढ़ गए थे, जिनको सजा हुई थी फांसी की। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों की चर्चा शुरू करते हैं। तो क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो कितने चरणों में बट गया था? 2 चरणों में बट गया था। तो प्रथम चरण में क्या था? जो इसका प्रथम चरण है वो है 1905 से लेकर 1915 तक। और अगर हम इसके दूसरे चरण की बात करें क्रांतिकारी आंदोलन की, तो वो है 1915 से लेकर 1947 तक। यानी क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरणों में विभाजित है। तो हम पहले प्रथम चरण पढ़ेंगे, फिर हम द्वितीय चरण को पढ़ेंगे। कहीं कहीं किताबों में जो द्वितीय चरण है उसकी शुरुआत 1924 से लेकर 1946 तक मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि आपने देखा कि 1915 से लेकर 1923 तक, जब तक स्वराज पार्टी है, इस समय कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हुए थे। जैसे हमने होम रूल पढ़ा, क्या उसमें कोई क्रांतिकारी आंदोलन हुए? नहीं हुए। क्या हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा, क्या उसमें क्रांतिकारी आंदोलन हुए? नहीं हुए। थोड़ा सा जो अहिंसा यानी हिंसात्मक कार्य हुआ था चौरी चौरा नामक घटना में, जहां पर पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, उनको मार दिया गया था। गोरखपुर यूपी के अंदर है, वहां पर। तो उसमें थोड़ी सी इसकी झलक दिखाई देती है। तो कुछ इतिहासकार जो द्वितीय चरण है वो 1924 से लेकर 1946 तक मानते हैं, क्योंकि 47 में भारत क्या हुआ था? आज़ाद हो चुका था। इसलिए 47 नहीं, 46 तक। तो द्वितीय चरण यहाँ से भी शुरू होता है, ठीक है। इनके बीच में 1915 से 1923 तक के बीच में कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन नहीं होते हैं। हमने पढ़ लिया था कि क्रांतिकारी क्या होते हैं, नरम दल क्या होते हैं, गर्मपंथी क्या होते हैं। नरमपंथी विचारधारा या उदारवादी विचारधारा से पनपते हैं गरम दल के विचारधारा के लोग, और गरम दल विचारधारा के लोगों में ही निकल कर आते हैं क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी जो है, जैसे नरम दल थे, वो क्या करते थे? याचनाएं, पत्र, सभा, ठीक है, शिष्टमंडल भेजते थे, कोई भी अहिंसात्मक कार्य नहीं किया करते थे। तो ये सारे काम
किसके थे? नरम दल यानी उदारवादी लोगों के थे। उसी में थोड़ा सा नरम दल के लोग में क्या होता था, अगर याचनाएं नहीं करेंगे तो सभा करेंगे, संगठन करेंगे। देखो असहयोग आंदोलन, देखो सभाएं हुई थी, पत्र पत्रिकाएं के माध्यम से चीज़ों को डाला जा रहा था, ठीक है। महात्मा गांधी ने इवन की हड़ताल भी किया था, भूख हड़ताल भी किया था, महात्मा गांधी अनशन में बैठे थे। तो ये सारे के सारे किसमें थे? नरम दल और गरम दल विचारधारा के लोग थे। इन्हीं विचारधाराओं में उन्होंने कहा कि अब महात्मा गांधी या कोई भी विचारधारा के लोग जब इसमें आ गए, तो जैसे कि आपने देखा कि असहयोग आंदोलन बंद हो गया था, स्थगित हो गया था, महात्मा गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद कुछ ऐसे क्रांतिकारी पनपेंगे जो हत्याएं, मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो हिंसात्मक कार्य पर उतर जाएंगे, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। लेकिन चौरी चौरा नामक घटना में उनका लक्ष्य पाना पुलिस को जलाना नहीं था। वहाँ तो पुलिस वालों ने ही सर्वप्रथम उन पर हमला किया था, इसलिए उन्हें बचाव के लिए इन्होंने ऐसा गुस्से में हिंसात्मक हो गए थे। लेकिन जो एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरों को मार देता है, चाहे बम हो, ठीक है, या हत्याएं हो, अस्त्र शस्त्र से मार दे, उनको क्रांतिकारी कहा जाता है। जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, स्वराज की प्राप्ति के लिए, यानी भारत की रक्षा के लिए जो भी लोग इसमें अपने जीवन की बलिदान को दे देते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं क्रांतिकारी। यानी जो अपनी प्राणों की रक्षा यानी प्राणों की चिंता नहीं करते हैं इनके जीवन के साथ। आपने नाम सुना होगा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला हरदयाल, मदन सिंह धिंगरा, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपने जान की परवाह ना करते हुए फांसी पर लटक गए थे। तो इसी प्रथम चरण में सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो क्रांतिकारी को पनपने के लिए मजबूर करते हैं। क्या 1905 में हमने देखा बंगाल विभाजन के समय जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहे थे, उस समय भी कुछ क्रांतिकारी लोग गर्मपंथी विचारधारा के होते हुए भी क्रांतिकारी विचारधारा में बदल रहे थे। और जैसे ही असहयोग स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो लोगों के अंदर जो ज्वाला थी वो बढ़ती जा रही थी और उन्हीं में से कुछ लोग क्रांतिकारी आगे निकल कर आएंगे। तो वन बाय वन इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या बंगाल में, महाराष्ट्र और पंजाब, ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा कौन कौन से क्रांतिकारी थे। तो क्रांतिकारी कहाँ कहाँ प्रभावित रहे थे? अगर हमसे पूछा जाता है कि क्रांतिकारियों का प्रभावित क्षेत्र, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे क्रांतिकारी निकले महाराष्ट्र से बात करते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में होती है। तो क्रांतिकारी जो आंदोलन है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? महाराष्ट्र में होती है। तो हम इसकी सबसे पहले शुरुआत महाराष्ट्र से करेंगे। महाराष्ट्र बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ था और पंजाब, और ये तीन क्षेत्र क्रांतिकारी क्षेत्र हुआ करते थे। क्रांतिकारी क्षेत्र हुआ करते थे, सबसे ज्यादा यहां से ही क्रांतिकारी लोग निकल कर आए थे। तो सबसे बड़ा जो विस्तार था वो क्या था? महाराष्ट्र में था, ठीक है। सबसे बड़ा गढ़ अगर बात करें जहां पे सबसे ज्यादा लोग क्रांतिकारी थे वो कहां थे? बंगाल में। और पंजाब के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी पनप रहे थे। भगत सिंह कहां से थे? हमने देखा था कि 1908 में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को जेल में डाल दिया गया था। तो अजीत सिंह भी क्रांतिकारी विचारधारा के थे और उन्हीं का भतीजा भगत सिंह उन्हीं के विचारधारा पर आगे बढ़े थे। तो भगत सिंह के चाचा कौन थे? अजीत सिंह, जिनको 1908 के जब सभी गरम पंथियों को अंग्रेजों ने डाल दिया था सूरत विभाजन के बाद, तो उसमें अजीत सिंह भी थे जेल जाने वाले। तो उन्हीं के भतीजे उसमें छोटे थे, वो कौन? भगत सिंह। उनके अंदर भी यही क्रांतिकारी विचारधारा बढ़ी। तो हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होता है। और महाराष्ट्र के क्षेत्र में, तो यहाँ लिखो पहले हेडिंग,
महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। तो महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे जहां पे क्रांतिकारियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, देखो हेडिंग डालो, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, यानी महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार कैसे हो रहा था। मैंने आपसे एक टेस्ट लिया था, ठीक है, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन थे, उसमें आपने अभिनय भारत, इन सब चीज़ों का नाम पढ़ा था, नासिक षड्यंत्र। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर ही अब पढ़ेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर क्या है, नासिक है, पूना है, इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। ओके, चलो, तो हेडिंग लिखो, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। अब महाराष्ट्र के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसके अंदर कौन कौन से घटनाएं घटती हैं महाराष्ट्र के अंदर जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ावा देती है। तो उसके अंदर पहला जो है वो लिखो, रामोसी आंदोलन। ये सब नाम याद रखना है। सबसे पहले आएगा रामोसी आंदोलन। ये रामोसी आंदोलन क्या थे? रामोसी आंदोलन 1879 में सर्वप्रथम एक क्रांतिकारी विचारधारा इसमें दिखाई देता है, ठीक है। रामोसी आंदोलन ये दलित किसानों की, दलित जो किसान होते थे उस समय, उनका ही आंदोलन था, उनका ही क्या था, आंदोलन था, जिसके नेतृत्वकर्ता थे, लिखो, वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के। इसी का दूसरा नाम भी होता है फड़के आंदोलन। फड़के आंदोलन ये हुआ था 1879 में। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें क्रांतिकारी आंदोलन की तो कहाँ हुआ था? जिसके अंदर शस्त्र का यूज हुआ था, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ से दिखाई पड़ता है। एक किसान आंदोलन था जिसमें दलित वर्ग के लोग शामिल थे और इनको सजा मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर इनको सजा मिली थी और ये जो रामोसी आंदोलन है ये किसानों के लिए था, किसान आंदोलन। इसमें सारे के सारे दलित वर्ग के जो किसान होते थे उनके लिए थे और इसका आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के। इनको बाद में सजा मिली, ओके। और सजा के बाद गणेश शंकर जी इनका एक वकील थे, एडवोकेट, जिन्होंने इस केस को लड़ा था। दूसरा, रामोसी आंदोलन के बाद अगर हम दूसरे बात करते हैं, दूसरा कौन सा एक ऐसा 1905 से पहले एक और कुछ घटनाएं घटी, कुछ संगठन घटा जिसमें क्रांतिकारी लोग शामिल हुए, तो वो दूसरा था व्यायाम मंडल। व्यायाम का मतलब क्या होता है? कसरत, है ना। तो दूसरा जो बना था वो बना था व्यायाम मंडल। और व्यायाम मंडल चापेकर बंधुओं द्वारा चलाया जा रहा था। किसके द्वारा? चापेकर बंधु। अब देखो चापेकर बंधु किसे कहते हैं, तो लिख लो, ये चापेकर बंधु में 3 लोग शामिल थे जिनको चापेकर बंधु कहते हैं। तो चापेकर बंधु किसे कहते हैं? तो चापेकर बंधु में
पहले व्यक्ति आते हैं बालकृष्ण हरि। कौन से व्यक्ति आते हैं? बालकृष्ण हरि, इनका नाम याद रखना। दूसरे थे दामोदर हरि और वासुदेव चापेकर। कौन कौन से थे? बालकृष्ण हरि, दामोदर हरि और वासुदेव चापेकर। और इन्हीं तीनों के संगठन को क्या कहते हैं? चापेकर बंधु कहते हैं। और इन दोनों को फांसी की सजा हुई थी। चापेकर बंधुओं के बारे में हमने एक टॉपिक पढ़ा है, बता सकता है कोई? हाँ बिल्कुल, प्लेग समिति के समय महात्मा जो बाल गंगाधर तिलक है, उनके पत्र में, पत्रिकाओं में कुछ लिखा हुआ था कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तो उसको पढ़कर चापेकर बंधु में, यानी कौन से दो लोग थे? चापेकर बंधु का नाम था, लेकिन उसमें दो लोग कौन थे? बालकृष्ण हरि और दामोदर हरि। ये दोनों व्यक्तियों ने मिलकर रैंडे और आयस्टर्ट दो थे, उन दोनों को गोली मार दी थी, जिसके पक्ष में इन दोनों को फांसी की सजा हुई थी। और 18 महीने के लिए बाल गंगाधर तिलक को भी जेल में डाल दिया गया था, उन पर आरोप लगाकर कि आपने ही, आपके पत्रिका के माध्यम से ही जो लोग हैं वो भड़के हैं। तो इसलिए तो चापेकर बंधुओं का नाम वहाँ पे आता है। तो ये व्यायाम मंडल में क्या था? तो ये दूसरा क्रांतिकारी जो संगठन है ये दिखाई देता है, व्यायाम मंडल, जिसके संस्थापक कौन थे? चापेकर बंधु। चापेकर बंधु में कौन कौन थे? बालकृष्ण हरि, दामोदर हरि और वासुदेव चापेकर। ये तीनों व्यायाम मंडल चलाते थे। ये व्यायाम मंडल का मतलब है यहाँ पर लोग कुश्ती करने आते थे, व्यायाम करने आते थे। यहाँ पर लोगों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी व्यायाम मंडल का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक ऐसा मंडल है जिसके अंदर क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी लोगों को क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में परिवर्तित किया जा रहा था। यानी यहाँ पर युवाओं का एक संगठन था। ये जो संगठन था ये युवाओं का था। ये किसका संगठन था? ये युवाओं का संगठन था। ये एक युवाओं का संगठन था जो यहाँ पर क्रांतिकारी विचारधारा के जो लोग होते थे, वो क्रांतिकारी विचारधारा में लोग यहाँ पर बनाए जाते थे। अस्त्र शस्त्र का शिक्षा दिया जाता था। यहाँ पर उनको कुश्ती, लड़ाई, ये सब सिखाए जाते थे यहाँ पर इस व्यायाम मंडल के अंदर में। आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने उसी समय 2 महोत्सव बनाए थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसी व्यायाम मंडल के उपलक्ष्य में हम बात करते हैं कि इसमें कैसे उन चीज़ों का हुआ था। तो आपको पता है यहाँ पर कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा 2 महोत्सव बनाए गए थे। एक था गणेश महोत्सव 1893 में बनाया गया था और दूसरा था शिवाजी महोत्सव 1895। ये 2 महोत्सव क्यों बनाए गए थे? ताकि लोगों को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि महात्मा जो बाल गंगाधर तिलक थे वो गर्म पंथी विचारधारा के थे और वो लोगों को इकट्ठा करना जानते थे। तो उन्हीं की विचारधारा में ये व्यायाम मंडल के जो चापेकर बंधु है वो इस चीज़ को आते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा उस समय 2 पत्रिकाएं ही बनाई गई थी, एक केसरी और दूसरा केसरी जो था वो, और दूसरा क्या था? मराठा ही था, ठीक है, जो अंग्रेजी भाषा में थी। तो यहाँ पर उनके द्वारा 2 पत्रिकाएं भी चलाई जाती थी। वो कौन कौन से थे? मराठी और केसरी। तो यहाँ पर जो गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव है, यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके
एक संगठन इकट्ठा बनाकर क्या किया जाता था, वहाँ पर लोगों को सूचनाएं दी जाती थी, उन लोगों को विचारधारा दिया जाता था कि ये इस चीज़ का काम हम आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्योंकि उनको पता था कि धर्म और पर्व लोग इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप किसी से कहते हो कि घर पर ये फंक्शन है या कोई आ रहे हैं तो नहीं आएंगे, लेकिन घर पे कहोगे ना पूजा है तो सभी लोग आ जाएंगे पूजा के नाम पर, गांव में लोग इकट्ठे पूजा के नाम पर। तो उनको पता था कि महोत्सव के नाम पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, दो उत्सवों का उद्घाटन किया था, उन्होंने प्रारंभ किया था। और इन्हीं विचारधारा के लोग चापेकर बंधु इनसे मिलते हैं और देखो क्या होता है, हेडिंग डालो आगे। इसी में तीसरा था, इसी विचारधारा के बाद क्या आता है, पूना प्लेग घटना। पूना की प्लेग घटना, इसका हमने पहले भी चर्चा कर लिया है, लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि ये जो चीज़ें हैं वो रिवाइज हो जाए आपके बीच, क्योंकि इससे संबंधित है क्रांतिकारी आंदोलन से। तो पूना प्लेग की घटना कब होती है, ये होती है 1896 में। कब? 1896 में पूना प्लेग की घटना होती है। और उस प्लेग की जांच समिति, यानी जो जांच समिति थी, उसके अध्यक्ष थे रैंडे। कौन थे? और उसके जो सहायक वो थे आपके आयस्टर्ट, ठीक है। ये दो इन दोनों के जांच समिति के अध्यक्ष थे। और पूना प्लेग की घटना का मामला क्या है वो समझ लेते हैं। रैंडे और आयस्टर्ट, पूना प्लेग जब 1896 में महाराष्ट्र, पूना कहाँ है? महाराष्ट्र एक जगह है। तो पूना के अंदर प्लेग बीमारी जब हो रही थी तो उसमें जांच समिति बैठाई गई थी। तो आयस्टर्ट और रैंडे दो व्यक्ति थे वहाँ पर। तो बाल गंगाधर तिलक को ये सूचना मिलता है कि लोगों के साथ, यानी महिलाओं के साथ ये दोनों अभद्र व्यवहार, यानी अंग्रेजी सैनिक अभद्र व्यवहार करते हैं या कर रहे थे। तो ये बात बाल गंगाधर तिलक अपने पत्रिका में, जो केसरी पत्रिका थी मराठी भाषा में, उसमें ये छाप देते हैं। और छापने के बाद इसको पढ़कर चापेकर बंधु, जो व्यायाम मंडल के सदस्य थे, वो जाते हैं और इन दोनों को गोली मार देते हैं। चापेकर बंधु जाते हैं और इन दोनों क्या कर देते हैं? गोली मार देते हैं। और उस समय चापेकर बंधु को सजा मिली जाती है। यानी चापेकर बंधु दोनों को, अभी पढ़ा था ना कि बालकृष्ण हरि और दामोदर हरि दोनों को सजा मिलती है। दोनों को क्या मिलती है? सजा मिलती है। जब इन दोनों को सजा मिलती है तो व्यायाम मंडल के कुछ और सदस्य जाते हैं और एक व्यक्ति और है, उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो आगे देखो आगे क्या हुआ। तो जांच समिति अध्यक्ष रेंडे और कौन है? आयस्टर्ट। चापेकर बंधु क्या करते हैं? चापेकर बंधु तिलक जी द्वारा लिखे पत्रिका को पढ़कर इन दोनों को गोली मार देते हैं। इन दोनों क्या कर देते हैं? गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इन दोनों को गोली मारकर क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और यहां नीचे दिख रहा है, और चापेकर बंधु गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और चापेकर बंधु क्या हो जाते हैं? गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। देखो, जब गोली चलाई, इसको मार दिया, तो यहां पर एक सैनिक है, मतलब कुछ लोग थे, ठीक है, एक संगठन था जिन्होंने चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार करवाने में मदद की थी। तो वो थे द्रविड़
बंधु, द्रविड़ बंधु थे। कौन थे? द्रविड़ बंधु थे। उन द्रविड़ बंधुओं ने उनकी मदद की थी, पुलिस की मदद की थी यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये दोनों गिरफ्तार हो पाए। चापेकर बंधु जो है वो गिरफ्तार हुए थे द्रविड़ बंधुओं की मदद से। और जैसे ही पता चला कि ये मदद सदा सहायता किया है अंग्रेजों का, तो जो व्यायाम मंडल, क्योंकि इनके द्वारा चलाया जा रहा था, तो इनके व्यायाम मंडल के सदस्यों ने इसकी भी हत्या कर दी। व्यायाम मंडल के सदस्यों ने इनकी हत्या कर दी। जो भी यहां द्रविड़ बंधु थे उनकी हत्या किसने कर दी? व्यायाम मंडल के सदस्यों की हत्या कर दी। और भारत के इतिहास में यह पहली राजनीतिक हत्या थी। भारत के इतिहास में, मतलब राजनीति का मतलब क्या होता है कि मेरे को किसी को हमने मारा और हमारे किसी ने उसको मार दिया, तो इसको बोलते हैं राजनीतिक मामला। तो राजनीतिक हत्या, पहली बार राजनीतिक हत्या कहाँ देखी गई थी? और यही क्रांतिकारी आंदोलन की एक और घटना सामने निकल कर आती है। सबसे पहले ये बताओ कि जो उनके पत्रिका थी द्रविड़, मराठा और केसरी, सर्वप्रथम उन्होंने मराठा बनाया था कि केसरी? नहीं, सबसे पहले मराठा पत्रिका, फिर केसरी। मराठा कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। और केसरी मराठी भाषा में। यह सवाल अक्सर आता है। केसरी जो था वो मराठी भाषा में था और मराठा में क्या था? मैंने यही कहा था कि यहाँ पर जो मराठा है, मराठी जो पत्रिका है, उसको लोग समझेंगे कि मराठी भाषा में था, तो इसलिए जाता है कि मराठी पत्रिका बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, चलो आगे देखो। तो जब यहां पर हत्या कर देते हैं, देखो क्या हुआ। यहां तक तो बात ठीक है कि चापेकर बंधु को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार करने के बाद तिलक जी को क्यों गिरफ्तार किया गया? उनकी क्या इसमें रोल था? तो उनका रोल यह था कि जब इनकी हत्या हुई, मतलब इनको सजा मिली, तो इनकी सजा को देखते हुए द्रविड़ बंधु की हत्या कर दी गई। तो ये एक राजनीतिक हत्या दिखी। तो अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक पर आरोप लगाया पत्रिका के माध्यम से कि आपके पत्रिका की वजह से जो लोग हैं वो क्या हुए हैं? भड़के हैं और उनमें बदलाव आया है, विचारधारा बदली है। इसके लिए तिलक जी को 18 माह का सजा मिली, 18 माह की उनको सजा मिली। और यह सजा जब मिलकर वो बाहर निकलते हैं तो उनको वहां की जनता ने उनको लोकमान्य के नाम से पुकारा, यानी उनको उपाधि मिली लोकमान्य की। तो पूछा जाता है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी? जैसे मान लो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। तो एक व्यक्ति ने कहा ना, लेकिन लोकमान्य किसने कहा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हम लिखते हैं, तो ये लोकमान्य जो संबोधन है ये किसके द्वारा दिया गया? तो वहां की जनता के द्वारा दिया गया, जब वो 18 महीने के बाद जेल से निकलकर आते हैं। तो ये बात लिख लो, ये बात लिख लो कि लोकमान्य की उपाधि या संबोधन वहां की जनता के द्वारा दिया गया। लोकमान्य की उपाधि या संबोधन, लोकमान्य की उपाधि या संबोधन उनको वहां की जनता के द्वारा दिया गया। जैसे मान लो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो उनको तो एक व्यक्ति ने कहा ना संबोधन के, लेकिन यहां पर लोकमान्य किसने कहा? वहां की जनता ने कहा, वहां की जनता ने कहा। ठीक है, इसके बाद 3 संगठन और बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे जो मेन है, जो इस क्रांतिकारी आंदोलन के समय बना, वो था अभिनव भारत समिति। एक और संगठन बना, अभिनव
भारत समिति 1904। ये अभिनव भारत समिति 1904 ये भी एक क्रांतिकारी संगठन था, युवाओं के द्वारा चलाया जा रहा था, अभिनव भारत समिति। ओके, इस अभिनव भारत समिति में जो थे, इसके अंदर हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे जिनका नाम बदल के रखा था पहले। तो एक था मित्र मेला 1899 में हुआ, दूसरा था अभिनव भारत अभिनव भारत 1904 में, और एक है नासिक षड्यंत्र। ये 3 चीजों की हम चर्चा आज करने वाले हैं। नासिक षड्यंत्र 1909, ये तीनों के तीनों जो है एक दूसरे से संबंधित है और क्रांतिकारी विचारधारा को पनपने में मदद करते हैं, इसलिए हम तीनों को पढ़ते हैं। मित्र मेला, अभिनव भारत और नासिक षड्यंत्र। अभी तक हम महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र के हमने देखा एक पूना नाम की एक जगह है जहां पर व्यायाम मंडल स्थापित है और वहां के चापेकर बंधुओं ने प्लेग समिति के 2 अध्यक्ष थे उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं, जिनको सज़ा मिलती है, और उनकी सज़ा मिलने पर द्रविड़ बंधुओं को भी व्यायाम मंडल के सदस्यों द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने की जेल हो जाती है और जेल से निकलने के बाद भारत की जनता द्वारा उनको लोकमान्य की उपाधि और संबोधन दिया जाता है। तो यहाँ तक पढ़ा। फिर हमने देखा कि अभिनव भारत का क्या रोल है, मित्र मेला क्या है, इन चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालो मित्र मेला। मित्र मेला, देखो आपने वीडी सावरकर का नाम सुना होगा, तो यहां हेडिंग डालो पहला मित्र मेला। मित्र मेला कब शुरू हुआ था? 1899 में ये शुरू हुआ था। ये जो था ना, ये देशभक्त युवाओं के साथ मिलकर काम किया कर, देशभक्त युवाओं के साथ। देशभक्त मतलब क्या होते हैं? हाँ, देश के प्रति प्रेम। तो ये देशभक्त युवाओं के साथ मित्र मेला की शुरुआत की जाती है और इसके जो नेतृत्व करता है वो कौन है? विनायक, वीडी सावरकर ना, विनायक दामोदर सावरकर। कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। इन्हीं को वीडी सावरकर भी कहा जाता है। विनायक वीडी सावरकर भी इनको कहा जाता है। कहीं कहीं किताबों में इनको वीर सावरकर भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम एक जैसे हैं, तो कभी से कंफ्यूज मत होना। अगर वीर सावरकर हो तो भी, वीडी सावरकर हो तो भी, या विनायक दामोदर सावरकर हो तो भी। कोई बता सकता है? इन्होंने एक पुस्तक लिखी है 1857 की क्रांति के ऊपर, जिनमें उन्होंने इसको 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक को 1857 की क्रांति की जो पुस्तक लिखी गई थी उसमें किसने स्वतंत्रता संग्राम कहा है? वीडी सावरकर ने कहा है। ओके, तो यहां पर वीडी सावरकर एक मित्र मेला संगठन का वो करते हैं और इसके अंदर 2-3 लोग और थे, उनके भाई बंधु। वो कौन कौन थे लिख लो। तो एक थे वीडी सावरकर। कौन थे? वीडी सावरकर। दूसरे थे गणेश दामोदर सावरकर। गणेश दामोदर, ये सब सवाल में याद रखना है, सब नाम याद रखना है। अगर इतिहास को अच्छे से पढ़ना है तो इन नामों को आपको कभी भी भूलना नहीं होगा।
आपने क्रांतिकारी आंदोलन पढ़े थे तो ऐसे नाम आए होंगे, वो आपको उस पीडीएफ में जाकर देखना है आज, ठीक है, जो टेस्ट लिया था, और वहाँ देखना कि इन संगठन के ऊपर आप क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। चलो, और दो ही नाम याद रखो, और भी व्यक्ति थे लेकिन दो ही नाम याद रखो, वीडी सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। देखो विनायक नाम था, विनायक से ही गणेश जी का नाम है, तो विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। ओके, दामोदर भी इन्हीं को कहते हैं, गणेश जी को ही। अब ध्यान दो, महाराष्ट्र में गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी सबसे महत्वपूर्ण पूजा होती है, गणेश महोत्सव, जो तिलक जी द्वारा आरंभ किया गया था। तो इसलिए वहाँ पर गणेश जी की जो पूजा है, कोई भी चीज़ देखना, गणेश जी की सबसे अधिक पूजा होती है महाराष्ट्र के अंदर, किसी और राज्यों की अपेक्षा गणेश जी की सबसे ज़्यादा पूजा होती है। गणेश चतुर्थी उनका सबसे प्रमुख त्यौहार है महाराष्ट्र का, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मित्र मेला की शुरुआत होती है कब? 1899। अब इसी का नाम बदलकर इसी का अभिनव भारत समिति रखा जाता है। अभिनव भारत समिति 1904। तो मित्र मेला का ही नाम परिवर्तित करके क्या रखा जाता है? अभिनव भारत समिति 1904। नाम परिवर्तित है किसका? मित्र मेला का। क्योंकि देखो, अगर नाम परिवर्तित है तो इसका मेन संचालक कौन होंगे? विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, दो ही तो व्यक्ति होंगे। तो यही दो व्यक्ति अभिनव भारत समिति को चलाते हैं। और सबसे अधिक नाम जो याद रखना है आपको, नाम याद रखना है किसका? वीडी सावरकर का। ओके, अब यहाँ पर कुछ अभिनव भारत जो समिति है वो क्या है? तो एक गुप्त संगठन है ये। जो मित्र मेला था वो एक क्रांतिकारियों के लिए, देशभक्तों के साथ तो चलाया जा रहा था, लेकिन जो अभिनव भारत बनाया गया था ये एक गुप्त संस्था थी। कैसी संस्था थी? एक गुप्त संस्था थी ये। यह एक कैसी संस्था थी? गुप्त संस्था थी। कैसी संस्था थी? गुप्त संस्था थी। और ये अभिनव भारत समिति जो थी ना, एक प्रेरणा पे आधारित थी। तो किसकी प्रेरणा पर बनाए थे? लिख लो, वीडी सावरकर दे दें यहां पे। वीडी सावरकर ने जो प्रेरणा थे उनके लिए, वो प्रेरणा थी, लिख लो, मैजिनी। कौन? मैजिनी। मैजिनी से प्रेरित हुए थे और प्रेरित होकर ही उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? अभिनव भारत समिति। और पूछा जाता है, वीडी सावरकर ने जब मैजिनी से प्रेरित हुए तो उनके ऊपर उन्होंने मैजिनी की जीवनी भी लिख दी। मतलब इतना प्रेरित हो गए कि वीडी सावरकर ने उनके ऊपर क्या लिख दी? मैजिनी की जीवनी लिख दी। तो महात्मा वीडी सावरकर ने किससे प्रेरित थे? मैजिनी से, और उसके ऊपर उन्होंने एक पुस्तक भी लिख दी। तो अभिनव भारत एक गुप्त संस्था है और मैजिनी से प्रेरित हुए और उन्होंने उसके ऊपर एक पुस्तक भी लिख डाला। अब यहाँ पर क्या होता है कि वीडी सावरकर जब 1904 में अभिनव भारत समिति के संगठन बनाते हैं तो ये संगठन को और ज़्यादा बड़ा करना चाहते थे। ये संगठन को और ज़्यादा बड़ा करना चाहते थे और ज़्यादा नए नए चीज़ों को सीखना चाहते थे, नए नए अस्त्र, नए नए शस्त्र। क्योंकि देखो, यहाँ पर क्रांतिकारी जैसे व्यक्ति यहाँ पर क्रांतिकारी बनाए जा रहे थे, देशभक्त बनाए जा रहे थे। तो यहाँ पर नए नए तरीके, नए नए अस्त्र शस्त्र को चलाना, क्या नए अस्त्र है, क्या नए शस्त्र है, इन चीज़ों का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता था। तो वीडी सावरकर उस समय पढ़ाई कर रहे थे
बहुत कम उम्र में वी डी सावरकर ने इन चीज़ों को शुरू किया। तो वो पढ़ाई करने के लिए और ज़्यादा अच्छी वकालत पढ़ने के लिए वो जाते हैं लंदन। कहाँ जाते हैं? लंदन। और लंदन में जाते हैं तो लंदन में एक भारतीय है जो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कर चुके हैं। यानी यहाँ सवाल बनता है कि भारत के अंदर होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। लंदन के अंदर भी इंडियन होम रूल लीग नामक एक संस्था है, श्यामलाल जी द्वारा चलाया जाता था वो। और उस संस्था में क्या होता था कि जो भी भारत से पढ़ने, यानी भारत से कोई व्यक्ति आता था पढ़ने, तो वहाँ पर उन्होंने एक हॉस्टल यानी अतिथि गृह बना रखा था, जिनका वहाँ पर रहना खाना सब फ्री होता था। रहना खाना फ्री होता था। तो लंदन में भी एक इंडियन होम रूल लीग था जो भारतीयों को फ्री सेवा प्रदान करता था, मुफ्त में सेवा प्रदान करता था। तो वहीं पर जाकर वी डी सावरकर जी ठहरते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात और क्रांतिकारियों से होता है, जैसे मदन लाल धिंगरा, श्यामलाल जो उनके संचालक थे वो, अजीत सिंह कौन थे? भगत सिंह के चाचा जी थे वो है, मदन लाल धिंगरा, लाला हरदयाल के ऊपर उन्होंने एक संगठन बनाया था अमेरिका में, गदर पार्टी। गदर पार्टी किसके द्वारा स्थापित है? लाला हरदयाल के द्वारा। तो लाला हरदयाल, अजीत सिंह, श्याम जी और मदन लाल धिंगरा ऐसे व्यक्तित्व वी डी सावरकर जी से मिलते हैं। और जब मिलते हैं तो वो भी इस चीज़ को समझते हैं और वहाँ से वी डी सावरकर नए नए अस्त्र और शस्त्र किताबों में छुपाकर अपने अभिनव भारत समिति में भेजा करते थे। अभिनव भारत ये कहाँ था? ये था नासिक में, लिख सकते हो यहाँ पर। कहाँ था ये? नासिक में, पूना के आसपास ही जगह है एक नासिक। तो वहाँ पर वो भेजा करते थे। उसके बाद हमने पढ़ना है, नासिक षड्यंत्र पढ़ना है, तो उसकी भी चर्चा कर देता हूँ, फिर लिख लेंगे। नासिक षड्यंत्र में क्या होता है कि जब यहाँ से ये बंदूक भेजते थे तो उन्होंने वहाँ से 20 बंदूकें भेजी। और गणेश, क्योंकि यहाँ पर तो वीर सावरकर यहाँ लंदन में थे, तो वहाँ पर कौन संभाल रहा था? उनका भाई गणेश दामोदर सावरकर संभाल रहा था। तो गणेश दामोदर सावरकर पर किसी केस के पक्ष में, किसी केस के लिए उन पर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो उनका जो केस चल रहा था नासिक के कोर्ट में चल रहा था और वहाँ पर एक जज था जिनको लोगों ने गोली मार दिया। और इसी गोली मार देने के बाद उस जज को, उसको नासिक षड्यंत्र का नाम दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से 27 से 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लंदन से वी डी सावरकर को गिरफ्तार किया गया। लंदन में ही वी डी सावरकर को गिरफ्तार किया गया और उनको गिरफ्तार कर भारत लाया जा रहा था। तो उन्होंने क्या करा, फ्रांस में जब आते हैं तो फ्रांस का एक बंदरगाह है, वहाँ से वो कूद जाते हैं। और कूदने के बाद जब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर अफ्रीका यानी जो फ्रांस के जो पुलिस है उनके हाथ लग जाते हैं। और उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय मामला सामने आ जाता है, क्योंकि देखो अंग्रेज कह रहा है कि हमारे आरोपी है, लेकिन जब ये आरोपी वहाँ चला गया फ्रांस में तो ये फ्रांस का आरोपी हो गया। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाता है। बाद में इनको क्या मिलता है? वी डी सावरकर को बाद में ब्रिटेन की सरकार वापस ले आती है और भारत में आकर उनको आजीवन कारावास की घोषणा कर दी जाती है। आजीवन कारावास की घोषणा। आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है? जीवन भर अब जेल में रहेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा याचनाएं की सरकार से। तो अंत में 1921 का समय है, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय उनको रिहा किया जाता है। उस समय उनको रिहा किया जाता है। यानी किस तरीके से नासिक षड्यंत्र, अभिनव मित्र, जो अभिनव मित्र मेला था और अभिनव भारत समिति है, ये तीनों एक दूसरे के साथ संबंधित है। तो अब लिखते हैं, शुरू लिखो। तो हमने देखा कि वी डी सावरकर किससे प्रेरित थे? मैजनी से। और उन्होंने ऊपर क्या लिख दिया? एक
एक जीवनी भी उनके ऊपर लिख दिया। अब 1905 लंदन की बात करते हैं। अब हम लंदन की बात करते हैं कि लंदन में क्या हो रहा था उस समय घटना। तो देखो 1905 लंदन, लंदन में है एक इंडियन होम रूल लीग, जिसके संस्थापक है श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन है? तो पेपर में अगर आता है भारत के अंदर इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग बनाया गया था वो था इंडियन होम रूल लीग। लेकिन अगर वही आ जाए कि लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो एनी बेसेंट मत लगा देना। तो लंदन में किसके द्वारा है? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा वहां पर यह बनाया गया था। तो इस संगठन में क्या होता था कि वो जो भारत से लोग आते थे, जो भारत से लोग व्यक्ति आते थे पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उनको वहाँ पर रखा जाता था, उनको फ्री में खिलाया जाता था, यानी हॉस्टल टाइप का एक प्रबंध वहाँ पर किया गया था अतिथियों के लिए। तो वहीं पर उनकी मुलाकात होती है, ठीक है। और यहाँ क्यों गए थे? कानून की पढ़ाई करने, वकालत करने, कानून की और ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए और अपने संगठन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर उनकी मुलाकात और क्रांतिकारियों से होती है। तो कौन कौन से होती है? तो एक तो हो गया कृष्ण, किस किस से मिलते हैं वो? लाला हरदयाल, लाला यही लिख लेना, इन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना 1912-13 के आसपास की थी इन्होंने अमेरिका में। तो लाला हरदयाल से मिले, यहीं पर वो अजीत सिंह से मिले। अजीत सिंह कौन थे? भगत सिंह के चाचा थे ये। और मदन लाल धिंगरा, मदन लाल, और चौथे व्यक्ति थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। आप सोच पाओगे कि इनका जो हॉस्टल था वो भारतीयों के लिए अगर फ्री हो सकता है, मुफ्त हो सकता है, तो वो कितने बड़े देशभक्त हो सकते थे, क्रांतिकारी भी हो सकते थे। तो इनकी मुलाकात वहां पर इनसे होती है। और जब इनकी मुलाकात होती है इन चारों व्यक्तियों से, तो इनकी जो विचारधारा है और बदलने लगती है। चलो, तो जब यहां पर ध्यान दो, यहां पर अब कुछ चीजें और घटते हैं। मदन लाल धिंगरा को फांसी क्यों होती है, ध्यान दो। अब क्या होता है यहां ध्यान दो। जब यहां तक पहुंच चुके हैं, मिल चुके हैं, अब मिलने के बाद क्या होता है कि इन्होंने एक संगठन तो बना ही रखा है। अब जब संगठन बना रखा है तो ये पता अब अंग्रेजों को चल जाता है, लंदन में ही ये पता अंग्रेजों को चल जाता है कि भारतीय जो लोग हैं हॉस्टल में क्रांतिकारी जो योजनाएं हैं वो बनाते रहते हैं, क्रांतिकारी योजनाएं बना रहे हैं। इसकी सूचना देने वाले को मदन लाल धिंगरा हत्या कर देते हैं और जिनकी वजह से इनको फांसी हो जाती है, इनको फांसी हो जाती है। तो क्या घटना है लिखो, कौन थे? तो मदन लाल धिंगरा ने क्या करा? कर्जन वाइली एक व्यक्ति है, कर्जन वाइली, वो बॉडीगार्ड है। किसका? बॉडीगार्ड। और इसने एक छात्र संगठन बना रखा है। क्या बना रखा है? और उसी संगठन के माध्यम से बॉडीगार्ड ने मुखबरी करी थी, यानी उन्होंने सूचना दिया था अंग्रेजों को। तो लाला हरदयाल को पता चलता है कि इसने, कर्जन वाइली है जो, वो अंग्रेजों को सूचना दे रहा है कि हमारे योजनाओं को बारे में, हमारे क्रांतिकारी योजना जो बन रही है,
ठीक है, आपको पता है कि वीर सावरकर यहाँ से बंदूक, नए अस्त्र, नए शस्त्र भारत पहुँचाते थे, तो इन सब में इन सब की मदद होता था, हेल्प लेते थे। तो ये बात कर्जन वाइली ने भारत की सचिव, जो भारत सचिव था उसका बॉडीगार्ड था, तो भारत के सचिव का बॉडीगार्ड होते हुए वहाँ पर वो मैसेज पहुँचाया, सूचना पहुँचाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने भी क्या बना रखा था, एक छात्र संगठन बना रखा था, और छात्रों के संगठन में ही सब चीज़ों को पता चल गया। तो मदन लाल धिंगरा ने क्या करा, इसकी हत्या कर दी। मदन लाल धिंगरा, तो मदन लाल धिंगरा ने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी जुलाई 1909 में, जुलाई 1909 में। और मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा होती है 16 अगस्त 1909 को, यानी कितनी जल्दी, 16 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा की फांसी की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इंडिया हाउस की जासूसी करना, यानी इंडियन होम रूल लीग की जो जासूसी है वो करना शुरू कर दिया था, इसकी वजह से उनको हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखा कि किस तरीके से वीडी सावरकर जी जब लंदन में पढ़ाई करने जाते हैं तो वहाँ पर उनकी मुलाकात और क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों से होती है, और उसमें एक मदन लाल धिंगरा है जो कर्जन वाइली की हत्या कर देते हैं, क्योंकि वो गुप्त सूचनाएं जो संगठन का था वो पहुंचा रहा था अंग्रेजों को। इसके लिए मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और लाला हरदयाल कुछ समय के बाद अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना करेंगे, भारतीयों के लिए ही। तो वहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी विचारधारा के लोग कैसे शामिल हो रहे हैं वीडी सावरकर के द्वारा। अब आता है नासिक षड्यंत्र। यहाँ तक फांसी हो गया, सब चीज़ हो गया है, और नासिक षड्यंत्र क्या है वो देख लेते हैं। तो अभिनव भारत क्या था, अभिनव भारत मित्र मेला का ही बदला हुआ नाम, एक नाम था जो एक गुप्त संगठन चलाता था गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा चलाया जा रहा था। जब ये विनायक दामोदर सावरकर जब लंदन गए थे तो उस समय उनका संचालन गणेश दामोदर सावरकर द्वारा किया जा रहा था। ओके, अब आता है नासिक षड्यंत्र। अगला हेडिंग लिखो, नासिक षड्यंत्र। नासिक षड्यंत्र, ये नासिक षड्यंत्र 1909 में ही घटता है। क्या हुआ था इसमें कि वीडी सावरकर ने वीडी सावरकर ने 20 पिस्तौल प्लस कारतूस भारत भेजे थे। इसने कितने भेजे थे? 20 पिस्तौल और कारतूस भारत भेजा। ठीक है, किसकी मदद से? किसकी मदद से? तो जो इंडियन होम रूल लीग था उसके इंडिया हाउस, नाम था उसका इंडिया हाउस, इंडिया हाउस के रसोइया के द्वारा। किसके द्वारा भेजा था? इंडिया हाउस के रसोइया द्वारा उन्होंने ये भेजा। ठीक है, 20 पिस्तौल और एक कारतूस, जिसका नाम था चतुर्भुज अमीन। इतना जरूरत नहीं लिखने की। ठीक है, तो उस समय क्या हो रहा था कि जब इन्होंने भेजा तो गणेश दामोदर सावरकर जो उसके संचालन कर रहे थे, गणेश दामोदर सावरकर जो उस समय संचालन कर रहे थे, उन पर केस चल रहा था। उन पर क्या चल रहा था? केस चल रहा था। वो केस क्या था? कविताओं प्लस समाचार पत्र के लिए। यानी उन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा की कविताएं बनाई थी और समाचार पत्र में वो चीज छापते थे, छपवाते थे, इसलिए उन पर क्या चल रहा था? केस चल रहा था। कहां पे? नासिक जेल में। ठीक है,
तो उन पर कविताओं और समाचार पत्र का क्या चल रहा था, केस चल रहा था, क्रांतिकारी लेख के ऊपर और कविताओं के ऊपर। अब नासिक जेल में इन पर केस चल रहा था, तो यहां पर एक जज है, लिखो मजिस्ट्रेट जैक्सन। तो इसका केस देख रहे थे, एक जज थे नासिक के जैक्सन। कौन थे? जैक्सन। और जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। तभी तो क्रांतिकारी है, हत्या करेंगे तभी तो क्रांतिकारी बन रहे हैं। हम क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे हैं, कैसे पनप रहे हैं। देखो 1905 तक हम पहुंच चुके हैं। अभी कुछ और व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम वीडी सावरकर की बात पढ़ रहे हैं। तो वीडी सावरकर एक क्रांतिकारी थे। अगर हमें क्वेश्चन आता है वीडी सावरकर, तो हमें उनके बारे में सारा जीवनी पता होना चाहिए, ताकि हम एग्जाम में उन चीज़ों के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कम से कम इतना जरूर है कि जब आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे तो ऑप्शन की मदद से आप जरूर क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो, तो उनकी जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इस हत्या में लोग शामिल होते हैं। चलो, इन हत्या में कुछ लोग शामिल होते हैं, उन लिख लो नाम, क्योंकि इनका नाम पूछ लेता है पेपर में। अनंत लक्ष्मण कन्हेरी, विनायक देशपांडे, कौन कौन है? अनंत लक्ष्मण कन्हेरी, अनंत लक्ष्मण कन्हेरी। दूसरे है विनायक देशपांडे, विनायक और कृष्णजी गोपाल कर्वे। कृष्णजी गोपाल कर्वे प्लस 37 अन्य लोग को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जिसमें से इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। जिनमें से इन तीनों को क्या सुनाई जाती है? फांसी की सजा सुनाई जाती है। और इसके साथ साथ में वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लंदन से क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। किसकी? आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। और कौन से जेल में? सेकुलर जेल, अंडमान निकोबार में है। और सेकुलर जेल अंडमान और निकोबार में है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और उनको सेकुलर जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है। और जब बहुत सारा याचनाएं पत्र लिखने के बाद इनको 1921 में रिहा किया जाता है। बहुत ज़्यादा याचनाएं और पत्र देने के बाद, याचनाएं और पत्र देने के बाद 1901 में ये रिहा होते हैं। लेकिन 3 वर्षों के लिए इनको नज़रबंद कर दिया जाता है, जहाँ पर उन्होंने हिंदुत्व नामक एक पुस्तक लिखी। जब 3 साल नहीं रहे थे तो उन्होंने एक हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी। तो लिख ले यहाँ पर, तो हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वीडी सावरकर ने लिखी। जब वो 3 वर्षों के लिए क्या रहे थे? नज़रबंद, एक जेल में रहे थे। 3 वर्ष के लिए नज़रबंद क्या होता है? मतलब किसी को नहीं दिखाई देना, अंडरग्राउंड हो जाना। ठीक है। तो 3 वर्षों के जब वो नज़रबंद थे एक जेल में, तो वहां पर उन्होंने हिंदुत्व पुस्तक नामक रचना की थी। ठीक है। अगर याद कर सकते हो तो 3 वर्षों के लिए उनको रत्नागिरी के जेल में डाल दिया गया था। कहां पे? रत्नागिरी के जेल में डाल दिया गया था। तो ये हमने देखा कि अभिनव भारत नासिक षड्यंत्र क्या है।
ओके, तो मित्र मेला, उसी का नाम बदलकर अभिनव भारत। और जब लंदन जाते हैं तो वहाँ पर उनकी कुछ मुलाकात कुछ व्यक्तियों से होती है, कुछ लोगों से होती है, और उसके बाद नासिक षड्यंत्र में उनको जेल में डाल दिया जाता है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाकर। और बहुत सारा प्रयासों से, यानी बाल गंगाधर तिलक एक वकील थे, उनके प्रयासों से, और एक दो और अन्य जो वकील थे उनके प्रयासों से 1921 में उनको वापस रिहा कर दिया जाता है और 3 सालों के लिए रत्नागिरी के जेल में नज़रबंद कर दिया जाता है, जहाँ पर उन्होंने हिंदुत्व पुस्तक नामक रचना की। तो ये हमने पढ़ा क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के बारे में। कुछ और भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में।